बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त CRQs और ERQs परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं आगा खान बोर्ड के हवाले से, और टॉपिक जो है हमारे पास वो साउंड एंड वेव्स है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके पास ये है कि द गिवन डायग्राम शोज 3 वेव्स कवरिंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू B, यानी कि A से B तक वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3 है, और A से B तक तमाम वेव्स एक जैसा फासला कवर कर रही है, यानी कि डिस्टेंस सबका क्या है, सेम है। इन कितने सेकंड्स, यानी कि ये जो है ये टाइम इसका अगर आप देखें तो ये कितनी देर गुजरी है, 2 सेकंड। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेव्स होंगी इन अ सेकंड, वेव्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जितनी वेव्स होती हैं वो वेव्स क्या कहलाएंगी, नहीं कीजिए बेटा, वो जो वेव्स होती हैं वो कहलाएंगी वेव्स पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव्स। अब तुम अगर इन सबको काउंट करो तो देखो, मैं पहले ये वाली वेव देखता हूँ, सेकंड वाली, यहां से यहाँ पे आई है, ये एक वेव हुई, और यहां से यहाँ आए तो कितनी वेव हुई, 2, तो इसमें 2 वेव्स आ रही। तो अब बताइए 2 सेकंड में अगर 2 वेव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1, यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे वेव्स कितनी आ रही है, 2, और टाइम भी कितना है, 2, तो आंसर क्या आया, 1 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1 हर्ट्ज, यानी कि एक वेव एक सेकंड में बन रही है। यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, 1 सेकंड होगा। यहां पे देखें, एक ये 1 वेव हुई, सेकंड वेव पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, ये 2 वेव्स हो गई। फिर यहां से चले ये 3, और फिर यहां से चले तो ये कितनी 4, तो ये 4 वेव्स हैं कितनी देर में, 2 सेकंड्स में। 4 वेव्स हैं कितने, 2 सेकंड, तो ये क्या है, 2 हर्ट्ज आएगी इसकी क्या चीज, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो थर्ड वेव है वो टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ रही है, यानी कि 2 वेव्स जनरेटेड इन 1 सेकंड। अब तीसरा देखें, यहां से चले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फर्स्ट वेव, यहां से चले ये सेकंड वेव, नहीं कीजिए बेटा, यहां से चले ये थर्ड वेव, फिर यहां से चले ये फोर्थ वेव, फिर यहां से चले ये फिफ्थ वेव, फिर ये सिक्स्थ, फिर ये सेवंथ, फिर ये एट्थ, यहां पे 8, फिर ये 9th, फिर ये 10th, फिर ये 11, फिर ये 12, फिर ये 13, फिर ये 14, फिर ये 15, और फिर यहां पहुंचे तो 16, यानी कि 16 वेव इन 2 सेकंड्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 8 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड जो है वो यहाँ कहीं पे खत्म होगा। तो अगर इस एक सेकंड तक हम देखें तो ये 8 वेव्स आ जाएंगी, तो अगली 8 वेव्स आ गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 8। अब इसमें से फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी, जबकि फर्स्ट वन का जो वेवलेंथ होगी वो सबके मुकाबले में क्या होगी, सबसे कम। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, बी की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, समझ रहे हैं। अच्छा, श्रिल साउंड तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सी, एक ही साउंड मोस्ट श्रिल, सबसे बारीक आवाज, और सबसे मोटी ग्रेव साउंड जो होगी वो किसकी होगी, 2 की होगी, यानी कि बी। समझ रहे हैं। श्रिल इस वजह से होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा श्रिल, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा ग्रेव, भारी साउंड। अच्छा, इन तीनों में से एम्पलीट्यूड ज्यादा किसका होगा, लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी, लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी। अब आपको मैंने बताया था लाउडनेस किस चीज पर डिपेंड करती है, हाइट ऑफ द वेव, वेव के एम्पलीट्यूड पे। तुम यहाँ पे इसका हाइट चेक करो, वेव की ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का, बताइए ये इसकी हाइट आ रही है, ये डिस्टेंस इसकी हाइट के रिलेटिवली, और ये डिस्टेंस इसके हाइट की रिलेटिवली, और ये डिस्टेंस, क्या सबकी हाइट सेम नहीं है, सेम है। तो हाइट सेम होने का मतलब क्या है, सबकी लाउडनेस भी क्या होगी, लाउडनेस सबकी क्या होगी, यानी कि एक जैसा डेसिबल आएगा इसकी डेसिबल। यहाँ पे आप ये देखें तो यहाँ पे जब मैं बोलता हूं तो ये लाइन आगे जाती है ना, यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे डीबी लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम है। अब ये मैं वॉल्यूम को कम करूंगा तो देखिए ये कम होता चला जाएगा, देख रहे हैं, +25 +20 माइनस ये बढ़ रहा है, तो ये मैक्सिमम के ऊपर ले आऊंगा तो ये हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर आ गया। तो डीबी डेसिबल कराता है, इसका मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे क्या हो गए, बढ़ गए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप चेक करें
तो यहाँ पे इन सब की एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या डेसिबल वैल्यू सबकी क्या होगी? सेम होगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी क्या होगा? हाइट की बिना पे क्या? अगर इसके अंदर इसकी हाइट ज्यादा होती है और इसकी हाइट कम, तो एन मुमकिन था कि इसके अंदर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती, लेकिन हाइट जो होती है वो ज्यादा होने की वजह से एम्पलीट्यूड एम्पलीफाइड साउंड आती है आपके पास। समझ रहे हैं? देखो मैं असल में बताना ये चाह रहा हूं, यहां पे समझिएगा बेटा इसको। अगर मैं एक सेकंड मैं जरा सा पहले बना लूं फिर समझ में आएगा। ये एक सर्टेन साउंड है, सपोज ये जो आवाज है ना, ये इनकी आवाज है, आपकी साउंड जो है वो इस वे में प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं इनकी आवाज की फ्रीक्वेंसी देखूं तो क्या आ रही है? 1 ग्रेव है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 1। अच्छा अभी इसकी लाउडनेस, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये यहाँ पे ऊपर लेके गया, तो यहाँ से ये नीचे लेके आया, तो अब वही फ्रीक्वेंसी का चेंज हो रही है इसकी। फ्रीक्वेंसी में अभी भी कितनी वेव्स आ रही हैं? 4। यानी कि यहाँ पे देखो 2 वेव्स आ रही है, अभी भी वेव्स कितनी है? लेकिन फर्क किस चीज में है? पहले लाउडनेस कम थी, अब लाउडनेस क्या है? ज्यादा। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे राइट द फ्रीक्वेंसी एनी 2 ऑफ द वेव्स, तो हमने तीनों की लिख दी, इसकी 8 होगी, इसकी 1 और इसकी 2। आगे चलिए, विच लेबल वेव हैज द ग्रेटेस्ट स्पीड एंड वाई? इसमें कौन सी वेव ज्यादा स्पीड रखेगी? कौन सी वेव ऐसी होगी जिसकी स्पीड क्या होगी? सबकी सेम होगी ना सर? मैं बताता हूँ, इधर से उठो, वहां से उठिए आप, हुज़ैफा आप वाले हुज़ैफा, आप ही हो, वहां से उठाएंगे, यहाँ से चेयर लीजिए, आगे रख के इस तरफ होकर बैठे, जल्दी जल्दी जल्दी। और आप भी उठिए, चेयर लेके वहां सामने बैठिए आप, और ये बैग्स नीचे रखिए। अच्छा अब ये कह रहे हैं इसमें से स्पीड किसकी ग्रेटेस्ट हो? आप अब मुझे नहीं समझ में आएगा ना कि 1 की होगी या 2 की सर, क्योंकि उसने पूछा है which of the labeled waves, और उसमें सबसे ज्यादा वेव सबसे छोटी छोटी। नहीं, ये कह रहे हैं कि 3 वेव्स हैं, 1, 2 और 3, 3 वेव्स हैं। ये तीनों वेव्स ए से शुरू हुई हैं और बी तक एक ही वक्त में पहुंची है। इसको भी उतना ही टाइम लगा है, इसको भी उतना ही टाइम लगा है, इसको भी उतना ही टाइम लगा है। समझ में आ रही बात? तीनों को एक जैसा टाइम लगा है। यस सर। क्या कोई परेशानी है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो बर्दाश्त रखते हैं यार, ऐसी शक्ल बनाएंगे तो क्या फायदा? ये सब बेकार मनहूसियत है, इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा आप अपने ऊपर समझे ना, कि हल्की सी आवाज आ गई तो आपकी शक्ल बिगड़ गई, हद हो गई यार। आपके बात समझ में आ रही है? इन्होंने ऊपर देखिए यहाँ पे खुद ही इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्या कहा है? 3 वेव्स, ये 3 वेव्स हैं कवरिंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी in 2 seconds same time if 3 objects covering same distance and same interval of time। अब एक ऑब्जेक्ट बड़ा हो, एक छोटा हो, एक बहुत ही छोटा सा हो, वेलोसिटी स्पीड सबकी क्या होंगी? सेम है। समझ गए? तो इससे देख के तो मुझे ये चीज समझ में आ गया कि all the waves covering same distance same interval of time then the speed remains the same। लेकिन थोड़ा सा अगर हम और आगे चलें और यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे एक चीज ये समझ में आएगी, क्या? एक चीज मुझे ये समझ में आएगी, आजा भाई, हाँ एक चीज मुझे ये समझ में आएगी कि आप बताइए स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा। क्या होता है? एफ और लैम्डा। बताइए जब ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई 8 मल्टीप्लाई बाय इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। यहां पे देखें इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, कम है, लेकिन वेवलेंथ क्या है? यानी कि एक वैल्यू जब बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू खुद ब खुद क्या हो रही है, और जब यह कम होगी तो प्रोडक्ट में आके आंसर क्या दे देगी आपको? कम देगी। सेम। तीनों देखिए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम मसलन इनकी अब बताइए ना, सेम डिस्टेंस के ऊपर आए तो हम क्या लिखेंगे? ऑल हैव सेम स्पीड। व्हाई? बिकॉज इक्वल डिस्टेंस in equal interval of, समझ रहे बेटा? इंटरवल ऑफ टाइम।
ये बताइए, ये जो चीज आपने लिखी है ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ी थी? क्लास 9th में, जब आप क्लास 8 9th में जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इक्वल ऑल द स्पीड्स रिमेन्स द सेम और कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है कि वही चीज वेव्स में आके पूछ ली गई 9th की चीज, समझ रहे हैं? तो अगर ये कहें इनमें से काउंट ऑफ वेव किसके ज्यादा है तो 1 होगा, तो 1 होगा। और मुझे नजर भी आ रही है कि 1 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उससे कम 2 की है, और उससे भी कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन तीनों वेव्स का क्या है? सेम है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? थर्ड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उससे कम 2 की। वेव में अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर वो कम उसकी होगी। अगर वेव के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या है? उसकी वेव की लेंथ क्या हो गई है? बढ़ गई है। जब वेव की लेंथ बढ़ाते हो ना, जब वेव की लेंथ बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है? जब आप वेव की लेंथ बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। क्या होती जाएगी? कम। एक चीज दिमाग में रखिए, अब आप सुने, एक चीज जहन में रखनी है, मैंने डाटा को ट्रांसमिट करना है। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर ये चीज समझ में आए। मैंने डाटा को ट्रांसमिट करना है। मेरे पास एक बंदा है जिसको मैंने, कोई मैसेंजर है वो मेरे पास, और मैंने उसको भेजना है कि जल्दी से वो जाके कोई भी चीज या खत या कोई भी ऐसा लेटर है वो कहीं दूसरी जगह जाके दे के आना है उसे। बताइए वो जो बंदा है, अगर उसके पैर लंबे हों और वो एक कदम लेते हुए ज्यादा लंबा फासला कवर करा, और एक ऐसा इसके छोटे छोटे कदम है, बताइए मेरे लिए बेहतर क्या होगा कि मैं लंबे कदमों वाले से भेजूं या छोटे कदमों वाले? छोटे आप गधे जो छोटे से भेजेंगे, अबे उसको पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। तो हाँ, ये गलत हरकत, ये गलत काम किया आपने इस वक्त। लेकिन मैं आपको समझा ये रहा हूं, अब इस तरीके से रहिए। आपको मैं समझा ये रहा हूं कि आपकी जो मूवमेंट होगी वो आपके कदमों के साइज के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। कदम अगर लंबे हैं, वेव की अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकती है। जी सर। अगर वेव जो है, एक वेव यहां से चली और टी चौक तक पहुंची, सपोज एक वेव कंप्लीट हुई है, तो बताइए उसका अगला कदम 1 किलोमीटर आगे होगा, उससे डबल। तो बताइए लॉन्गर डिस्टेंस से ट्रेवल कर जाएगी। आपको पता है ये जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है, इसके अंदर जो आप उनकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, इसमें जो हर्ट्ज सेट करते हैं उसके रिलेटिवली जो वेवलेंथ आती है वो किलोज में होती है। 2 किलो हर्ट्ज, 3 किलो, 5 किलोमीटर, 5 अब मुझे एक बात बताइए, स्टेशन लगाए इंग्लैंड में, ट्रांसमिशन यहां रिसीव करना है, तो जो वेव चली है ना वहां पर, उसकी एक वेव का लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब क्या, एयर में वो बहुत लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। तो ट्रांसमिशन के लिए मैं हाई वेवलेंथ की वेव्स को यूज करूंगा। जब मैं वेवलेंथ को हाई रखूंगा तो फ्रीक्वेंसी मुझे क्या रखनी पड़ेगी? कम, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब दूसरी चीज लो, दूसरे केस में अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दी तो वो वेव ज्यादा दूर तक अंदर ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी कई हर्ट्ज, थाउजेंड्स ऑफ हर्ट्ज कर दी है फ्रीक्वेंसी, मसलन एक्सरेज और गामा रेज सुन रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी एक वेव की जो लेंथ होती है वो 10⁻⁻10 मीटर आती है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस आ रहा। तो बताइए जब वो वाइब्रेट करेगी तो वो तो काफी देर तक सिर्फ यहीं तक पहुंच पाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी वेव की एक्सरेज ट्रांसमिशन के लिए इंतहाई थकी हुई वेव है मेरे लिए, लेकिन फिर उस इस्तेमाल कहां होगी? बताओ, एक्सरेज जो होती है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है, आपकी बॉडी में एंटर होके आपके बोन्स जो हैं उसके अंदर भी एंटर हो जाती है। नहीं समझ में आएगा? तो इसका मतलब क्या है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई अप होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई अप हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, तुम्हें समझ में आ रही बात? उन वेव्स को मैं किसी भी मीडियम में इंसर्शन के लिए यूज कर, पेनेट्रेशन के लिए इस्तेमाल करता हूं। नहीं समझे? मीडियम में अगर मैंने पेनेट्रेट करना है, किसी वॉल के अंदर इंसर्शन करनी है किसी वेव को, तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव, क्योंकि वो बहुत ही आहिस्ते ट्रेवल करती है, तो दीवार के बारीक से जर्रे के अंदर से भी क्या कर जाएंगी? पास ऑन। लेकिन अगर एक वेव की वेवलेंथ ज्यादा है तो जब वो दो पार्टिकल्स के दरमियान में टकराएंगी तो वो ट्रैप हो जाएंगी, वो अंदर दाखिल नहीं।
आप देखते हैं बात दफा मोबाइल के ऊपर बातचीत जब हो रही होती है और सिग्नल्स नहीं आते तो क्या करते हैं? मोबाइल को ऊपर करते हैं। हवा में नहीं करते, गधे दरवाजा खोल देते हैं या खिड़की खोलते हैं, मोबाइल ऊपर बाहर लेके चले जाते हैं या ओपन एरिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खिड़कियां और दरवाजे होते हैं ना, ये सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती है। सही है भाई, समझ गए? ये ध्यान में रखिएगा। एक्सरे की वेवलेंथ ज्यादा होती है कम? कम होती है, बहुत कम। कम नहीं, बहुत कम। और जो रेडियो वेव्स होती हैं ट्रांसमिशन के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बहुत कम होती है और वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भाई, ये काट के जाएगा किसी को। नहीं यार, वो मार तो सवाब मिलेगा। चलो नहीं रहने दो उसको, घूमने दो। जब काट लेगा फिर मारेंगे, जब काट लेगा फिर मारेंगे। चलो यार बस कर लो भाई। अच्छा सुने, नेक्स्ट सुनो, देखिए भाई ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग के अंदर आ सकता है। बैठ गया क्या? सही जगह? दरवाजा खोल दो, खोल के आइए। और आपसे मुझे प्यार है, आप हाजिर हो गए। चलें, आपने इसको बताया कि उधर से जाना है? अच्छा आप सुने बेटा, ये पेंसिल ले लीजिएगा किसने दी? अच्छा सुने बेटा, रिकॉर्डिंग। द पेंडुलम ऑफ लेंथ, लिसन। देखिए पेंडुलम के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू 2 pi √L/G। अब ये ERQ के लिए आएगा, ये ERQ से रिलेटेड है। पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है? 1 मीटर। 1.00 का मतलब क्या है? उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। हैज अ पीरियड, टाइम पीरियड, देखिए लेंथ आपको दे दी और टाइम पीरियड कितना दे दिया? 2.01 सेकेंड। सही। When it is allowed to swing at the height of, कितने ऊपर उसको स्विंग कराया जा रहा है? यानी कि बहुत ऊंचाई पे, ऑन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे आपने इसको घुमाया। बताइए जब आप माउंट एवरेस्ट पे पहुंचेंगे तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या कर जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि 9.9 नेगेटिव नहीं रहेगी, पॉजिटिव ही। अर्थ पे होती है 9.8 ऑन द सरफेस। आप वहां पहुंचेंगे तो हो गया सपोज 9.4, 9.3, कम हो गई वैल्यू। क्या हो गई बताइए? जब ग्रेविटेशनल वैल्यू, जब वेट ऑफ द बॉम्ब रिड्यूस कर जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? वजन कम हो गया है, हल्का हो गया है। जब उसकी रफ्तार, जब उसका वजन हल्का होगा तो वो स्लो मूव नहीं करने लगेगा, स्लो ही करेगा ना। जिसका क्या, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ रहे हैं? बताइए G और T एक दूसरे से इन्वर्सली हैं। G को कम करूंगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और G को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम। आपने G की वैल्यू बतानी, तो बताइए इसमें अगर मुझे L और T बताओ तो मैं G बता सकता हूं? L और T बताओ तो मैं G। देखिए भाई कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा T इज इक्वल टू 2 pi √L/G। बताइए T की वैल्यू क्या है? 2.01 मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट, ये क्या है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ L कितना है? लेंथ 1 मीटर डिवाइडेड बाय G आपने फाइंड आउट करना है। 9.9 G आपने फाइंड आउट करना है, तो ऐसे ही लिखूंगा 1/G। आप बताइए क्या बोल, बता देंगे, कहते क्लास होगी। चलो अब जरा देखो भाई क्या आंसर, देखें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें भाई क्या क्या है? 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज से? 3.14। ये आंसर आया, यानी कि इसका आंसर आया 6.28। ये क्या है? 1/G विद रूट, और यहाँ पे क्या है? 2.01। अब 2.01 को हमने डिवाइड करना है किस चीज से? हाँ 1/G, L/G नहीं है, 1/G। आप देखिए 1
इसको हम कैसे लिखेंगे? 2.01 को मैं डिवाइड करूंगा किस चीज से? 6.28 ऐसे ही है, ये आंसर आ, ठीक है, यानी क्या 0.32 दो डिजिट्स के ऊपर लेना चाहिए। और यहां पे क्या बचा आपके पास? √1/g। अब रूट के लिए क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे आ जाएगा 1/g, और यहां पे जब आप स्क्वायर करेंगे इसका 0.32 का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं या इसका हम क्या करते हैं? स्क्वायर। क्या आया? 0.102 को 2 एलिमिनेट करते हैं तो 0.01 आ जाएगा। आंसर क्या है? 0.10। तो अब बताइए भाई, 0.10 मैं लिख लूंगा, इधर देखते रहो यार, छोड़ दो उसे। 0.10 यही आया। अब आप क्या करेंगे कि g की वैल्यू रिलेटिवली, अब आप क्या कर देंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/0.10, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। ग्रेविटी ऊपर चली जाएगी, जब यहां से पलटेंगे तो दूसरा हिस्सा भी पलट जाएगा। जब ये वाला हिस्सा ये है ना 1/0.010 करेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये एक्सप्लेन द डिफरेंस इफ द सेम पेंडुलम इज अलाउड टू स्विंग एट सी लेवल। बताओ, अगर इसी पेंडुलम को मैं सी लेवल पे अलाउ करता हूं स्विंग करना, तो ड्यू टू क्या लिखूंगा मैं? इंक्रीज इन, जब मैं सी लेवल पे आऊंगा तो क्या चीज इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज इन जी, वैल्यू ऑफ जी बढ़ जाएगी। वैल्यू ऑफ जी बढ़ने से क्या होगा? स्पीड, हाँ वेट बढ़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो होने से टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा? स्लो होने का मतलब क्या? स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये स्लो नहीं, स्पीड इंक्रीजेस लिखूंगा मैं। स्पीड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जी और टी एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/g। सी लेवल पे जी की वैल्यू ज्यादा है। पहाड़ के ऊपर माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि दूर हो गए ना अर्थ से, फोर्स कम हो गई तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? कम हो। समझ गए? तो सी लेवल का रिलेटिवली इसकी वैल्यू क्या होगी? एक नॉर्मल है, सी लेवल पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा। इनके कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तभी आंसर 10 आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था। अच्छा, इसमें आपको ये हाइट शाइट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.0 और 1 मीटर दिया हुआ है, तो उसी के रिलेटिवली सॉल्व करना। गिव द साइंटिफिक रीजन। अब ये पहले होगी क्या? एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो आपने डिफरेंस पहले लिखा कि डिक्रीज हो जाएगा, मैंने दोनों चीजें साथ ही लिख दिया। इसमें ये कह रहा है एक्सप्लेन करें सिर्फ के डिफरेंस होगा भी या नहीं, तो तुम कहोगे कि देयर विल बी अ डिफरेंस इन द टाइम पीरियड व्हेन पेंडुलम इज ऑन द माउंट एवरेस्ट as comparable with the place at sea level. And what is the difference? The value at sea level is less as compared to the of time period is less as compared to the value of time period at Mount Everest. ये पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन जी, ये वाली चीज जो है ये कहलाता है साइंटिफिक रीजन कि why it is going to be reduced या why the time period is going to be reduced at the sea level. तो क्या कहेंगे आप? वही चीज लिखेंगे कि टाइम पीरियड वेरीज इनवर्सली विद जी, ये लिखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे बाय ड्यू टू इंक्रीज इन जी, ड्यू टू इंक्रीज इन स्मॉल जी क्या होगा? टी टाइम पीरियड जो होगा वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए भाई? अच्छा, कभी इसने उड़ते हुए काटा है? नहीं, बैठ के काटती ना, वो बैठने नहीं देना, उड़ने दो, उड़ने जहां जाना जाना। स्टेट द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी सिस्टम। ऑसिलेटरी सिस्टम सुने भाई? हाँ, आपने डंग छोड़ दिया कर। अच्छा सुने, आपने जहाज बना दिया इसको। स्टेट द ऑसिलेटरी सिस्टम शोन इन द पैराग्राफ।
देखिए भाई, ये एक ग्राफ दिया गया है जिसमें ऑसिलेटरी सिस्टम, ये देख सुने ऑसिलेशन कहलाता है। ऑसिलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि द सिस्टम विच परफॉर्म वाइब्रेशन। सुनो बेटा, टू एंड फ्रो मोशन। अब यहां पे बताइए, ये इसका क्या है? एम्पलीट्यूड है। क्या है ये? एम्पलीट्यूड। इसका मतलब क्या है समझिए, ये एक पेंडुलम है। सुनो, मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, छोड़ दो उसे। ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम को आप यहां तक लेके आए और आपने इसको यहां से क्या किया? रिलीज किया, छोड़ा। जब आप इसे छोड़ेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड यहां पे क्या है? देखे बेटा, इसका एम्पलीट्यूड यहां पे क्या है? ज्यादा है। पहले ये ज्यादा दूर तक जाएगा, अगले उसके अंदर पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? फिर और कम होगा, और आखिर में क्या हो जाएगा? जीरो। तब आप ये बताइए, जब आपने इसको छोड़ा था तो पॉइंट ए से हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे थे। जब आपने छोड़ा तो पहले ये कौन से एम्पलीट्यूड पे आया? जीरो पे। फिर दूसरी तरफ गया मैक्सिमम पे, लेकिन देखिए दूसरी तरफ मैक्सिमम पे तो नहीं जा सका ना। फिर वहां से वापस आया, दोबारा से मीन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया। अब देखिए इसका एम्पलीट्यूड पहले के मुकाबले में क्या हो गया? कम। फिर वापस आया, फिर और कम हुआ, फिर और कम, और होते होते यहां पे पहुंच के क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो रही है? कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। यानी कि आपके सिस्टम से एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, बाहर निकल रही है। एनर्जी का क्या है? ये बंद किसने कर दिया भाई? वो जो शोर आ रहा था ना, उससे ज्यादा ये परेशानी हो रही। तो आपकी बात समझ में आई कि इफ वी आर गोइंग टू स्टेट द टाइप ऑफ, ये ऑसिलेटरी सिस्टम की टाइप क्या होगी? ये कहलाती है फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसको हम कौन से ऑसिलेशन कहते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन। इधर बेटा, ये मैं अहम चीज, ये पेपर की चीजें बता रहा हूं तुम लोगों को। वहां पे ये आप इसी में लगे रहेंगे। अब आ गई ना बात समझ में? आया? अब छोड़ दें उसे। ये क्या कहलाएगा? फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी कि आपने पेंडुलम को एक सर्टेन हाइट पे ले जाके छोड़ दिया। अब जब वो मूव करता है तो मेरे नजदीक जहन में ये होता है कि ये इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, कोई और फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि पेंडुलम अपने डिस्टेंस को बहुत जल्दी जल्दी कम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दिस ऑसिलेशन इज एन ऑसिलेशन दैट इज कॉल्ड द फोर्स। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इन दिस ऑसिलेशन। यहां पे क्या चीज रिड्यूस कर रही है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है। तुम्हें समझ में आ रही है बात? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो क्या करेगा इस केस में? रिड्यूस होगा, कम होता जाएगा। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होने का मतलब क्या है कि पहले वो ज्यादा तेज वाइब्रेट कर रहा था, फिर स्लो डाउन होके, अब ये जो जंप्स होते हैं गाड़ी के, जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, सस्पेंशन जो होते हैं, वो जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं उसमें शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए होते हैं, स्प्रिंग होता है बाकायदा। जब गाड़ी के ऊपर झटका पड़ता है तो आपने देखा है कि वो स्प्रिंग अप एंड डाउन होके वो जो एनर्जी आई होती है, उस एनर्जी को आपके सिस्टम से बाहर निकाल के आपके ऊपर फोर्स का इंपैक्ट क्या कर देता है? मिनिमम। कि आपकी गाड़ी के ऊपर फोर्स जो है वो क्या अप्लाई हो? मिनिमम। तो शॉक एब्जॉर्बर्स में भी फोर्स कौन सी होती है? यही ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है, जिसमें आप अपने सिस्टम से एनर्जी को रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। What does the graph suggest? ग्राफ क्या सजेस्ट कर रहा है कि with the passage of time, मैं इस ग्राफ के अंदर क्या लिखूंगा? With the passage of time. With a passage of time क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी? ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी? रिड्यूस होगी। जब एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिड्यूस होगा, और या फिर मैं क्या करूंगा? एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? रिमूव होगी। एनर्जी क्या होगी? रिमूव फ्रॉम सिस्टम। उस सिस्टम से क्या आने लगेगी? बात। तभी तो वो आखिर में कौन सी स्टेट पे आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, ये चूंकि रिकॉर्डेड है तो ये मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। राइट द रीजन फेनोमेना इन द ग्राफ मेंशनिंग 2 पॉइंट्स। राइट द रीजन ऑफ द फेनोमेना। ये जो फेनोमेना है जिसमें एनर्जी फोर्स ऑसिलेशन है, इसके 2 मेजर पॉइंट्स लिखे। पहला मेजर पॉइंट क्या है
कि एनर्जी वो इस एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी रिड्यूस हो रही है और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी क्या हो रहा है, ड्यू टू फोर्स्ड ऑसिलेशन। किसकी वजह से, फोर्स्ड ऑसिलेशन की वजह से दोनों चीजें जो हैं वो क्या हो रही हैं, रिड्यूस। ठीक है भाई, अगला देखें। देखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं क्या है, इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कितने सेंटीमीटर है बताइए, देखिए इधर इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। वेव्स कितनी है, ये हुई 1, ये हुई 2 और ये हुई 3, यानी कि 3 वेव्स हैं। ये थोड़ी सी निकली हुई है, इसको होना नहीं चाहिए, लेकिन वेव्स कितनी है, 3। बताइए 3 वेव्स कितने सेंटीमीटर पे आ रही हैं, कितने सेंटीमीटर पे, यानी कि यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना आया, 60। अब मुझे बताओ कि अगर मैं एक वेव की लेंथ मालूम करना चाहूं तो वो कहां से कहां तक आएगी, मैं अगर एक वेव की लेंथ मालूम करना चाहूं तो आपके पास क्या आएगा, 0 से यहां 10 हुआ और 10 से यहां तक 20, तो 20 सेंटीमीटर इज द वेव लेंथ ऑफ दैट वेव। जबकि ये 2 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, यानी कि इसकी लाउडनेस या इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों की सेम आएगी, जितनी भी वेव्स किसी वायर में जनरेट होती है ना, उन तमाम की फ्रीक्वेंसी एक ही वेव के अंदर कभी भी चेंज नहीं होती, एक ही जैसी रहती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। खैर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई, समझ रहे हैं। वेव ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 60। क्या तुम्हें पता लग रहा है टाइम कितने टाइम में कवर हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या टाइम दिया गया है, नहीं, क्योंकि टाइम नहीं दिया, नहीं करें बेटा, ये नहीं करें। अगर टाइम नहीं दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि टाइम मुझे नहीं पता। अगर मुझे टाइम पता होता कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसने 3 सेकंड्स लिए, तो मैं वेलोसिटी बता सकता था डिस्टेंस और टाइम के थ्रू, समझ रहे। फ्रीक्वेंसी आपके पास भी आ जाती कि 1 सेकंड में कितना आता। इफ द फ्रीक्वेंसी, अब यहां पे तुमको क्या बता रहा है कि वेव की अगर फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज हो, 10, देन फाइंड द भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, देखो भाई, v इज इक्वल्स टू, देखिए v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यही होता है। फ्रीक्वेंसी नहीं करें भाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, अभी हमने निकाला था कितनी निकली थी, नहीं, कितनी आई थी, 20। तो जो 20 आया है ये 20 सेंटीमीटर है, मीटर, तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.2 आ जाएगा। ठीक है, जब कैंसिल करेंगे तो 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 का 10, 10 2 20, यानी कि 2 आ जाएगा। 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकंड। ये लैम्डा जो एक सिंगल वेव की वो है डिस्टेंस, बस ये, यानी लैम्डा जो है वो है लेंथ ऑफ अ वेव। तो यही है कि मतलब हुआ ना कि एक वेव का डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस क्या मुराद, मतलब डिस्टेंस क्या है, कितनी लंबी है वेव। मतलब मैं आपसे कहता हूं आपका अपना डिस्टेंस कितना है, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे आपकी हाइट पूछ रहा हूं, समझ रहे। एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम ब्राइन इन एसआई यूनिट सिस्टम। देखो अब हो सकता है बच्चा 20 डाल के सॉल्व कर देता, तो उसको बच्चे को हिंट देने के लिए इसने एसआई यूनिट खास तौर से, मैंने एसआई में ही करो तो आपको याद आ जाएगा कि यार सेंटीमीटर एसआई में तो आई नहीं, समझ रहे हैं। तो जब क्वेश्चंस खान में लिखे जाते हैं तो एक एक चीज के ऊपर गौर किया जाता है कि कहां कहां से सपोर्ट किया जा सकता हो बच्चे को। ठीक है बेटा, अगला देखें। गिवन डायग्राम शो दैट द वेव ट्रेवल अलोंग अ स्लिंकी स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के अंदर वेव्स है। बताओ स्प्रिंग कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है ना, तो मुझे बताओ कंप्रेशन रेयरफैक्शन में लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है, अब याद ही नहीं होगा ये। पानी के अंदर ऐसे जब भी कंप्रेशन रेयरफैक्शन होता है साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है, क्या, तो इसका मतलब क्या है कि ये वेव्स कौन सी होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आता है, यानी कि एक्सपेंशन होती है और कंप्रेशन होती है। अब जरा देखें ये वेव नंबर 1 का मतलब क्या है कि यहां पर ये जो डिस्टेंस आ रहा है एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का जो डिस्टेंस, ये वेवलेंथ नहीं कहलाएगा,
नहीं समझे? लेकिन मसला यह है कि यहां पे जो एरो हेड इन्होंने ऊपर शो किया है ये पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहे हैं। मतलब देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कंप्रेशन। तो मैं वेवलेंथ नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे क्या लिखूंगा? कंप्रेशन। अगर ये डिस्टेंस लिखते, कंप्रेशन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये जो लाइन ऊपर जा रही है ये भी चीज इंडिकेट कर रही है, ये भी इंडिकेट। इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस नहीं बल्कि पॉइंट्स को मेंशन कर रहा है कि बताओ ये तमाम जगहों पे क्या चीज कॉमन है। तो कंप्रेशन कॉमन है ना तमाम जगहों पर। समझ में आ रही बात? तो मैं इसको क्या लिखूंगा ऊपर? कॉमन। और देखिए ये एक्सपेंशन हो रही है इस जगह पर, तो इसको मैं क्या करूंगा? रेयरफैक्शन या एक्सपेंशन। हाँ, क्योंकि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे ना इससे। अगर ये क्या करते कि सिर्फ ऐसे लिखते, अगर ये यूं लिखते कि एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के दरमियान ऐसे करके यूं ड्रॉ करते और फिर इसके ऊपर ऐसे ब्लॉक बना देते, तो फिर मैं वेवलेंथ लिखता। ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लिखेंगे। ABCD इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल। ये पार्टिकल है, ये पानी के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं ABCD। अब ये थ्रू विच वेव्स आर पासिंग कंटिन्यूअसली इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द आंसर, इस तरीके से पास हो रहे हैं। एनर्जी जो है वो ऐसे पास हो रही है। ठीक है? अब मुझे ये नहीं पता है कि इसके अंदर पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं? टू एंड फ्रो। अगर मैंने अप एंड डाउन जर्क दिया है तो ट्रांसवर्स वेव्स, वाटर वेव्स बन जाएंगे। और अगर मैंने कंप्रेस करके छोड़ दिया है, टू एंड फ्रो मूव कराया, तो लॉन्गिट्यूडनल। अब क्या करें? डिस्क्राइब हाउ दीज पार्टिकल विल मूव थ्रू द टाइप्स ऑफ द वेव। ट्रांसफर्स हुए तो ये पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे? तो ट्रांसफर्स में अप डाउन होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब क्या हो गया? मूव्स परपेंडिकुलर टू एनर्जी। यही था, एनर्जी आगे शिफ्ट कर रही है, पार्टिकल्स मूविंग अप एंड डाउन, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एनर्जी। तो क्या कहोगे? ऐसे चाहो तो एक पार्टिकल बनाओ, पार्टिकल की मोशन या मूवमेंट को अप एंड डाउन दिखाओ, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कराओ? यहां पे बनाओ एनर्जी। ये फिगर के रिलेटिवली तुम्हारा आंसर हो गया कि अगर एग्जामिनर इसकी मूवमेंट शो करो अप एंड डाउन, इससे एग्जामिनर को ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसी से देख के आपको वो नंबर देगा। अगर आप डिटेल में लिखेंगे तो फिर यही लिखेंगे कि इन दिस केस द पार्टिकल्स आर मूविंग up and down which is perpendicular to the propagation of energy. So the movement is said to be the transverse wave. These are the examples of transverse wave in which particles are moving vertically. ठीक है ना? है एनर्जी सामने की तरफ जाएगी, चाहे पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करें, चाहे पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव करें, एनर्जी हमेशा क्या जाएगी? आगे की तरफ जाएगी। पानी में पत्थर फेंकते हो तो भी एनर्जी आगे की तरफ, स्लिंग की स्प्रिंग से तो भी, मैं बोल रहा हूं तब भी एनर्जी आगे की तरफ। तो पार्टिकल के मूवमेंट के ऊपर नहीं डिपेंड करता, एनर्जी ने जाना ही जाना है आगे अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगी तो मैं कैसे दिखाऊंगा? लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल को मैं क्या शो करूंगा? ऐसे शो करूंगा, टू एंड फ्रो। एंड एनर्जी, ये इसकी मूवमेंट टू एंड फ्रो, और एनर्जी को क्या शो करेंगे? ऐसे। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली भी अगर सीआरक्यू में मेंशन करते हैं, लिखे नहीं तब भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन कोशिश ये करें कि यू विल हैव टू राइट, कि आप क्या लिखेंगे? पार्टिकल ए बी सी डी आर मूविंग टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। हाँ बिल्कुल, राइट लेफ्ट। या सबसे बेहतरीन क्या? सबसे बेहतरीन क्या है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऊपर जा रही है तो पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करोगे, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है तो प्रोपगेशन इसकी लॉन्गिट्यूडनली कराएगी। समझते हो? आगे ये देखिए भाई, व्हाट टाइप ऑफ मोशन एग्जिबिटेड बाय इन दिस। देखिए भाई किस टाइप की मोशन एग्जिबिट कर रहा है? पेंडुलम, टू एंड फ्रो, वाइब्रेटरी। लेकिन बताइए टू एंड फ्रो और वाइब्रेटरी मोशन कौन सी मोशन हुआ करती थी? ऑसिलेटरी। वो जो बोल रहा हूं वो मत बोलना, तीनों चीजें सही हैं। लेकिन बताइए ये तमाम चीजें निकल के जब आपके पास एक इक्वेशन बनती थी, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x आता था, तो कहते थे एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी वेरीज डायरेक्टली टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। तो वो कौन सी मोशन कहलाती थी? भूल गए ना? वो कहलाती थी सिंपल हार्मोनिक। कौन सी? तो ये जो कह रहे हैं ना एग्जिबिट कौन सी कर रही है, तो तुम क्या लिखोगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। वाइब्रेटरी होगी पहली,
दूसरा क्या होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स, और तीसरा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो तीनों लिख देता हूं मैं। पहला क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाइब्रेटरी मोशन, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी क्या है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम मीन। तीसरा पॉइंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ए इज टूवर्ड्स, कौन से पॉइंट की तरफ होगी, टूवर्ड्स ओ। पहला क्या लिखा हुआ पॉइंट है ये, वाइब्रेटरी मोशन, acceleration directly proportional to the displacement, A is directly proportional, and negative sign indicates the direction of acceleration towards O। तो ये तीनों चीजें किस में मौजूद है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एडिटिवली। 2 मिनट ये वीडियो है बेटा, वीडियो है, ये वीडियो है, तो आप उठा लीजिएगा इसको। ये देखो भाई, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव विच इज शोन इन द फिगर। बताइए, ये वाला काम वेव के अंदर रिपल टैंक में किया था हमने। यस सर। पता है क्या पढ़ते थे इससे, एक स्लिट बनाते थे, उसमें वेव्स टकरा के ऐसे स्प्रेड आउट होती थी, क्या होता था याद करो। सर ट्रिपल टैंक सर मैं बताऊं, नहीं, वो डिप करके वेव्स जनरेट करती। अब वेव्स प्लेन वेव्स आ रही हैं, लेकिन जब हम सामने स्लिट रखते थे तो वो वेव्स स्प्रेड हो जाती थी। मैंने बताया पानी के अंदर इस तरीके से होता है तो वो वेव्स स्प्रेड हो रही होती है। याद है आपको क्या होता था ये? यस सर। हाँ सर इसमें एक ट्रिपल टैंक होता है, नहीं, वो तो होता है। ये फिनोमेना कौन सा है, मोटर होती है ना, फिनोमेना। ना एक होता था रिफ्लेक्शन, एक होता था रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। ये कौन सा है, ये डायफ्रैक्शन का फिनोमेना, समझ रहे हैं? ये कौन सा फिनोमेना है, ये बेंडिंग ऑफ वेव। देखो वेव स्ट्रेट आ रही है, टकराने के बाद इस तरफ क्या कर गई, बेंड कर गई, टकराने के बाद इस तरफ क्या कर गई, ये बेंडिंग हो रही है। यहां पे क्या है, ये वेव आई ऑब्स्टिकल एच पे टकरा के थोड़ी सी बेंड हुई है, देख रहे हैं? यहाँ पे बेंडिंग क्या है, कम, और यहाँ पे सेंटर की वेव्स स्ट्रेट चली गई। तो बताइए यहाँ पे डायफ्रैक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो कम है, यहाँ पे देखते रहे भाई, यहाँ पे जो डायफ्रैक्शन परफॉर्म हो रहा है वो ज्यादा है। तो डायफ्रैक्शन साइज ऑफ स्लिट के ऊपर डिपेंड करता है। इफ वी हैव मोर साइज, स्लिट अगर ज्यादा होगी तो डायफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, वेव्स कम बेंड होगी। और अगर साइज ऑफ द स्लिट कम हुआ तो डायफ्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा। अब यहाँ पे बताओ, तीसरे में और कम कर दिया इसने, तो देखो परफेक्टली सर्कुलर। जब यहाँ पे टकराएंगे तो एक इस तरफ होगी, एक इस तरफ, एक इस तरफ, कंप्लीटली सर्कुलर आ रही है ना। तो इसका अब ये क्या कह रहा है, पढ़ो जरा ऊपर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव विच इज शोन बिलो, डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट इज हैपनिंग इन ईच फिगर। तो पहले के लिए बताओ क्या होगा, वेव्स आर डायफ्रैक्टिंग, when the waves strike on an obstacle it bends from its original path। फिर कहोगे in first case the bending is normal, आम सी बेंडिंग है, तो normally it is bending, diffraction is there। second वाले केस में the opening is more wider as compared to first and second one, तो less diffraction is going to be happening over there। और third one में a narrow, if we have a narrow slit, if the slit is smaller, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो इसकी स्लिट आ रही है, देखिए बेटा इसको समझिएगा, यहाँ पे जो इसकी स्लिट ओपनिंग आ रही है, ये ऑलमोस्ट, ये जो ओपनिंग आ रही है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये इसकी वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अगर जितनी वेवलेंथ इतनी ओपनिंग हो, तो इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग में मैक्सिमम क्या करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। जितनी छोटी ओपनिंग बेंडिंग उतनी ही ज्यादा, और जितनी बड़ी ओपनिंग बेंडिंग उतनी कम। अब मैं एक बात बताऊं, दरवाजा खुला हुआ है, अगर दीवार के पीछे तुम खड़े हो इस तरफ, तो तुम्हें मेरी आवाज आ रही होगी, लेकिन इतनी अच्छी आएगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, नहीं, दरवाजा ज्यादा खुला हुआ, वाइडर है इसलिए। अब अगर मैं दरवाजे को बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा खोलूं और तुम इस तरफ खड़े हो, तो तुम्हें मेरी आवाज साफ आएगी। करके देखें, जाओ, नहीं आप ना खड़े हो, अल्लाह के वास्ते आप चले जाइए। अच्छा इस तरफ खड़े हो, इस तरफ पीछे जाओ, हाँ, और हाँ भाई आवाज आ रही है, आइए। अब जरा इसको बंद करो, लेकिन पूरा नहीं बंद करना, और बस। अब यहाँ पे करीब खड़े हो, करीब कान में करीब, हाँ भाई है,
सही मारी, सही बताओ। गधे हो तुम। बोला ही नहीं। तुम ना वहां पे खड़े तो हो, अभी मैंने बोला ही नहीं है तुम। हाँ खड़े हो और बंद करो और अबे बंद तो करो। और बस हाँ, अब कान अपना आगे लाओ। नहीं लाओ, हाँ यहाँ पे रखो। हाँ भाई आवाज आ रही है? मुझे जोर से बोलना पड़ा तब कह रहा। अच्छा इसमें होता क्या है कि जब स्लिट छोटी होती है ना तो आवाज बाहर निकल के स्प्रेड आउट होती है, लेकिन अगर स्लिट बड़ी है तो स्प्रेड नहीं होगी, सिर्फ सीधी सीधी चली जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जितनी छोटी देखें, अगर मैंने डायफ्रैक्शन मैक्सिमम परफॉर्म कराना है तो साइज ऑफ द स्लिट जो है, देखो भाई ये देख लें, यहां लिख रहा हूं, साइज ऑफ स्लिट इज इक्वल टू द wavelength of, समझ गया भाई? ये जो है ना, ये पूरे क्वेश्चन का एसेंस मैंने लिखा है कि ये चीज आपने लिखनी चाहिए। अगर आपने साइज ऑफ द स्लिट जो है वो वेवलेंथ के इक्वल आ रही है तो डायफ्रैक्शन क्या होगा? मैक्सिमम डायफ्रैक्शन इज अकर्ड। चलिए बेटा बस ठीक है। अपलोड कर